अगर हम ये मॉड का ग्राफ बनाते हैं, मॉड फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन, तो ये ग्राफ तकरीबन ऐसे बनता है। अब अगर आप कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये मैं लाइन ड्रॉ कर दी, अब ये लाइन चूंकि 2 पॉइंट्स पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी वजह से ये जो फंक्शन है मॉड वाला, ये 1 1 नहीं है। जो हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन होता है उसका ग्राफ हम यूं बना रहे होते हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स पड़े हुए हैं। तो जिस जगह पर भी आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने ये ड्रॉ कर दी है, तो ये तो इसको काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करके जाएगी। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उस लिहाज से ये भी नहीं होगा। सिग्नम फंक्शन के अंदर भी ऐसे ही है कि इसका भी जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मुश्तमिल होता है, इसलिए ये भी 1 1 नहीं होगा। दूसरा तरीका इसको चेक करने का है कि 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन आप सामने रखें कि अगर ए और बी कोई भी दो नॉट इक्वल नंबर्स हैं, तो उनकी इमेजेस भी आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स लेकर आप इन तीनों को प्रूव कर सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें रैशनल और इररेशनल के लिए हमने दो पार्ट्स बना लिए फंक्शन के। इस तरह के फंक्शंस के लिए एक बात तो मैंने आपको ये बताई थी कि इनकी लिमिट जो है वो कितने पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करनी है। उसका तरीकेकार ये था कि आपने 2x - 1 दोनों पार्ट्स को आपस में इक्वल ले लेना है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 2x + x 5 + 1, तो ये हमारे पास 3x = 6 आ जाएगा और x = 6/3 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वो कीमत आई है जहां पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये कोई हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ गई। तो ये तो, और सवाल ये दिया हुआ है कि आपने लिमिट बतानी है। तो चूंकि 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप रैशनल का केस ले लें या इररेशनल का केस लें, जो भी केस लें, अगर फर्स्ट में आप 2 पुट करते हैं तो भी आपको 3 मिलना है। और अगर आप सेकंड में इररेशनल के केस में 2 पुट करते हैं, 2 को अप्रोच करते हैं, तो भी हमें 3 मिलना है। तो इन बोथ केसेस वी गेट 3। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 3। बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। जी, नेक्स्ट हमारे पास ये एक लिमिट दी हुई है, आपने इस लिमिट को कैलकुलेट करना है। तो इसका डी ऑप्शन है भाई, इनमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो उसका तरीकेकार अब यहाँ पर भी आप देखें कि x अप्रोचेस टू 0 इस लिमिट के अंदर, तो a की ताकत 0 ले लें, b की ताकत 0 लें और नीचे साइन 0 आ जाएगा। तो ये भी 0/0 फॉर्म बनता है। इसलिए इसमें भी मैंने डी लॉफ्टल रूल अप्लाई कर दिया है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव भी और नीचे वाले का भी। अब ax का डेरिवेटिव होता है ax नेचुरल लॉग a, bx नेचुरल लॉग b, और साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनता। अब आप इसमें x को 0 को अप्रोच करवा दें, तो a⁻x ये भी 1 हो जाएगा, bx ये भी 1 हो जाएगा, cos x भी 1 होगा। तो नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, जिसको यूं राइट कर सकते हैं, बट ये तो ऑप्शंस के अंदर है ही नहीं। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर है जी 90। तो ये भी एक लिमिट है। तो इस लिमिट को भी हम पहले देख लें कि क्या ये 0/0 फॉर्म बनता है। तो इस लिमिट में भी अगर हम h को 0 रखें, तो ये आ जाएगा f(a+0 -f(a−0), और नीचे h है ही 0, तो ये भी f(a) से कट जाएगा, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसको भी हम डिलॉफ्टल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस लिमिट के न्यूमरेटर का भी मैंने डेरिवेटिव लिया, डिनोमिनेटर का भी, विद रिस्पेक्ट टू एच लेना है। ये बात आपने याद रखनी है कि विद रिस्पेक्ट टू एच हमने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमें लिमिट हमारे पास एच अप्रोचेस टू 0 है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया।
तो रिजल्ट हमारा ये एफ प्राइम ऑफ ए निकला। जी इस फंक्शन के बारे में आपने बताना है कि भाई ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो भाई इसका आंसर जो है ना वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली में और मोनोटोनिकली में फर्क ये है कि x1 अगर लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 जो है ये ग्रेटर होना चाहिए f ऑफ x2। ये हो गया स्ट्रिक्टली। और मोनोटोनिकली जो है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर यूं होगा कि x1 अगर लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। ये स्ट्रिंग सॉरी मोनोटोनिक, इसमें इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी। अब ये जो क्या कहते हैं ब्रैकेट फंक्शन, अब ब्रैकेट फंक्शन में दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज पर आपको सेम वैल्यू भी तो मिल जाती है ना, तो इस वजह से ये स्ट्रिक्टली नहीं होगा, ये मोनोटोनिकली होगा और डिक्रीजिंग होगा क्योंकि 1 ओवर नीचे है। वैसे अगर ये ब्रैकेट फंक्शन ओरिजिनल की बात की जाए तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पर बटे के नीचे आ जाने की वजह से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सॉरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। जी ये हमने बताना है जी सिग्नम एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन दिस। अब हमें ये पता है कि मॉड एक्स जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब जब हम ये वाली पॉजिटिव एक्स वाली वैल्यूज पुट करते हैं तो ये मॉड के अंदर पुट करेंगे सिग्नम की पॉजिटिव वैल्यूज पर वो हमें 1 देगा और 0 पर हमें वो 0 ही देगा। जब हम नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज को मॉड पॉजिटिव बना देगा, तो पॉजिटिव का सिग्नम जब आप लेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये यहाँ पर आ जाए, इसमें एक्चुअली ब्रेक आ गया जी x इज इक्वल टू 0 पर, बाकी ये कंटिन्यूअस लाइन थी। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये 0 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी पूरी रियल लाइन के ऊपर ये कंटिन्यूअस है। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब कंटिन्यूटी के लिए ये एक रैशनल फंक्शन है और इसकी अगर आप डोमेन देखें तो डोमेन इसकी सारे का सारा सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस ऑन आर होगा। बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन कोई रियल नंबर लैम्डा आ जाए। तो अब मैं अगर इसका मॉड निकालता हूँ, इस फंक्शन का मॉड लेता हूँ, तो ऊपर ये जो x है इसका, इस x का तो पहले मॉड है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे एक पॉजिटिव वैल्यू, इसको मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं x मॉड स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मॉड और स्क्वायर है तो इनको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड पे 1 ऐड कर देते हैं उस सूरत में ये ग्रेटर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जो है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लेस देन 1 होगा। लो जी, इट मींस एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन।
ठीक है, इसकी मॉड वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, ये बाउंडेड फंक्शन है। और ऑड के लिए आप इसमें वैल्यूज x को -x से रिप्लेस कर देंगे, तो -x का मॉड 1 और -x²। तो ये भाई हमारे पास ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन भी है, तो इट मींस -f(x) है ये, तो इट मींस ये ऑड फंक्शन भी है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा था कि इनमें से दुरुस्त कौन सा नहीं है, तो ये तो सारे ही दुरुस्त हैं, तो फिर फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका रिजल्ट है। जी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसका कंटीन्यूअस होना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूटी की कंडीशन को यूज करें तो f(1) जो है वो a प्लस b के बराबर आएगा, और अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसकी, तो वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर वाला पोर्शन यूज करेंगे तो वो 1³ आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट में आप वही a प्लस b यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब है a प्लस b जो है ये 1 है, ये हमें कंटिन्यूटी की कंडीशन से ये इक्वेशन हासिल होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के ऊपर ये बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव 1 के ऊपर। तो इस सूरत में आप लिमिट यहां पर लेंगे x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पर f(x) की जगह लेस देन वाला x³ आ जाएगा, और f(1) की जगह पर आप क्या लिखेंगे a प्लस b, और नीचे x -1 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट। जी, अब यहाँ पर ग्रेटर वाला फंक्शन यूज करेंगे, और वही -a -b और x -1। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन अगर हम कर लें, तो ये जो a माइनस बी है, इसको आप ब्रैकेट a प्लस बी की सूरत में लिखें, तो इधर a प्लस बी जो है वो 1 दिया हुआ है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1। इसी तरह आप राइट साइड पे भी ऐसे ही करें, ax प्लस बी है, इधर आप -1 लिख लें, और ये x -1। इनको आप सिंप्लीफाई करके, तो फार्मूला ओपन करके तो x² प्लस 4 करेंगे तो वहां पर 1 + 1 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे ये जो b है, इस b की वैल्यू आप यहां से निकाल के पुट कर देंगे, तो ax और b की वैल्यू हमें पुट करनी है जी 1 - a, और ये -1 x ये 1 इस 1 से कट गया, और a कॉमन ले लेंगे, x -1 इस नीचे वाले से कट जाएगा, तो a इसका आंसर आ जाएगा। इस साइड पे 3 है, तो a हमारे पास आ गया जी 3। ये ऊपर अब 3 पुट करके तो b निकालेंगे तो वो -2 आ जाएगा। तो a +3 और b -2, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर मॉड x लेस देन 1 तो फिर ये लिमिट भाई ये 0 होती है। अगर मॉड x ग्रेटर देन 1 होता तो फिर ये लिमिट जो है xn, फिर ये इंफिनिटी आती। लेकिन अगर ये x जो है लेस देन 1 तो फिर उस सूरत में ये 0 हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जी, एरिया अंडर द कर्व ऑफ कोसाइन फंक्शन फ्रॉम -π to π।
अब ये एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए आप पहले ग्राफ को थोड़ा सा देखें तो माइनस पाई बाय 2, ये 0, ये पाई बाय 2 और यहाँ पर पाई। इसका ग्राफ अगर आप बनाएं तो ये -1 से ये 0 और यहाँ से 1 फिर 0 और फिर -1। तो इस इंटरवल में ये नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, इसमें फिर नेगेटिव है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि उस इंटरवल के सब इंटरवल्स में देखा जाए फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि यहाँ पे कोई भी आंसर जो है ना वो दुरुस्त नहीं दिया होगा। तो ये मैंने फर्स्ट इंटरवल के अंदर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन इंटीग्रल्स को आप सिंपलीफाई कर लें तो ये आपके पास एरिया का आंसर आ गया 4 बनता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बी 1 है, बी सी भी 1 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए सी फॉर विच द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन। ये हमें कोई भी एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी और सी, और ए बी वाली जो लेंथ है ये भी 1 है, बी से सी वाली भी 1 है। ये हमने कैलकुलेट करनी है जब इसका एरिया जो है, एरिया इसका आंसर मिनिमम हो। तो बेसिकली हमने एरिया को मिनिमाइज करना है। अब एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है जी एस, ट्राइंगल का एरिया हीरो फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है। इसको आसानी पैदा करने के लिए हम ए स्क्वायर अगर ले लें तो ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कि यहाँ पर आप इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स का नाम दे दें और एस की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। एस एक पेरीमीटर का हाफ होता है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो यहाँ से आप 1 + 1 + x कर दें और ये 2 कर दें। तो ये मेरे ख्याल में एस आ जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x बाय 2 कर दें और यहाँ पर भी 1 + x बाय 2 -1, 1 + x बाय 2 -1 और 1 + x बाय 2 -x। और ये आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा। इसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये x²/4 और 1 - x²/4। इस फंक्शन को आप सिंपलीफाई कर लें। इस पर आप डेरिवेटिव रूल अप्लाई करें, सेकंड डेरिवेटिव रूल या फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, वहां से आप इसका आंसर निकाल लें। मेरे ख्याल में ये आंसर इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज इज राइट। जी क्वेश्चन नंबर 27 है, आपने बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सेटिस्फाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर। जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इसको कर लेंगे। तो ए ऑप्शन इसकी सही होगी। ये भी सही नहीं है, जब ये डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो फिर ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें भी एक लिमिट दी हुई है हमें, तो ये लिमिट हमने कैलकुलेट करनी। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अच्छा यहाँ पर अब दिया हुआ है हमें a लेस देन b है, तो a जब लेस देन b है तो a/b जो है वो लेस देन 1 होगा। अभी प्रीवियस हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जब
एक्स एन 0 को अप्रोच करेगा जब एक्स जो है वो लेस देन 1 होगा। तो अभी हमने ए बटा बी बनाना है भाई, तो ऊपर से आप बी एन कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए और ए बटा बी और एन, और यहाँ पर बी आ जाएगा। बटे के नीचे से भी बी एन कॉमन लेंगे तो ए बटा बी एन, और यहाँ पे प्लस 1, ये दोनों कैंसल आउट होंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, नीचे बी और प्लस 1 आएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एवरी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ये रॉन्ग है। एक्स जो है मॉड एक्स, ये हम किसी भी बाउंडेड इंटरवल के ऊपर ये इंटीग्रेबल होता है, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है। इंटीग्रेबल है, कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरा जी, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, ये भी नहीं सही है, क्योंकि मिसाल के तौर पे साइन एक्स ले लेते हैं हम, एक्स बिलोंगिंग टू आर के ऊपर, अब ये कंटिन्यूअस है आर के ऊपर, लेकिन आर के ऊपर ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, आर के ऊपर नहीं है, इसके किसी सब इंटरवल्स के ऊपर ये होगा, तो इसका मतलब है ये भी रॉन्ग है। एवरी बाउंडेड फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, ये भी रॉन्ग है। जो डेरिचलेट फंक्शन था जिसमें x बिलोंग्स टू q है और -1 और x बिलोंग्स टू q प्राइम है, अब ये बाउंडेड फंक्शन है, f ऑफ x जो है ये लेस देन 1 है, ये बाउंडेड है, बट ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, तो ये तीनों ही रॉन्ग है। तो इट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दीज इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है जी बर्नौलीज इनइक्वालिटी, ये किसके लिए ट्रू होती है? तो भाई इसको आप याद कर ले, बर्नौलीज इनइक्वालिटी जो है ये x ग्रेटर देन -1 के लिए। Which of the following is not an indeterminate form? नॉट एन इंटर, ये भी डिटर्मिनेट फॉर्म है, ये भी डिटर्मिनेट फॉर्म है, बट ये डिटर्मिनेट नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी जो होता है ये इंफिनिटी के बराबर है, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इधर नॉट नहीं आता, ये है जी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है जी 32, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। इसका तरीकेकार ये होगा कि आप पहले इसमें से ए एन देख लें जी, ए एन हमारे पास है 2n और n स्क्वायर, फिर इसमें से ए एन प्लस 1 ले लें तो वो हमारे पास होगा 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का स्क्वायर। फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला ये होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस, इसमें ये वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई करें, 1/2 इसका आंसर है, ये मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है।
जी यहाँ पर ये एक फंक्शन दिया हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। तो ये आपने बताना है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट कब करेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये काफी सारे सॉल्यूशंस हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये रिजल्ट्स हैं। अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए, सॉल्व चाहिए सारे के सारे, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अदरवाइज इनको याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, बस आप इनको याद कर लें कि ये कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस कब है, वो 0 पर डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है, बाउंडेड कब है, कंटिन्यूअस कब है। तो ये सारी बातें इसके अंदर दी हुई। जी ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है साइन एक्स ओवर एक्स और इसका स्क्वायर। ये चंद इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं जिनके आंसर जो है वो पाई की शक्ल में है। जैसे मेरे ख्याल में था 0 to पाई था साइन एक्स ओवर एक्स, तो इसका था पाई/2 का स्क्वायर रूट, मेरे ख्याल में ऐसे ही था। यहाँ पर आप लिमिट कंफर्म कर लीजिएगा कि माइनस इंफिनिटी है या 0 है। और अगर इसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लेकर ये कैंसिल आउट कर दें, तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका सी है। ये एक आइलर सीरीज है, इसका मतलब आइलर सीरीज को हमने बड़ा याद रखा हुआ है कि ये कन्वर्जेंट होती है, पी सीरीज से भी हमने इसको याद रखा हुआ है। लेकिन जब ये कन्वर्जेंट है तो ये किसके बराबर होती है, ये हम याद नहीं किया हुआ, तो आज से ये भी याद कर लें कि आइलर सीरीज जो होती है ये पाई स्क्वायर ओवर 6 को कन्वर्ज करती है। सोल्यूशन इसका वेरी लेंथी है, तो वो भी उसको भी आप देख लें। ये मेरे ख्याल में जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बुक है उसके अंदर ये जो दोनों लास्ट क्वेश्चन है ये मैंने वहां से लिए थे, तो इनको आप जरूर वहां पर जाकर उस बुक में देखें। यहाँ तक हमारा ये आज के जो सारे क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टोपोलॉजी का क्विज, सॉरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्विज होने के बाद फिर उसको भी इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।